अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इफेक्ट ऑफ करंट। तो शुरू करते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट से। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय द वेरियस इफेक्ट्स विच इट प्रोड्यूसेस। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो तो वो डिटेक्ट किया जा सकता है उसके इफेक्ट्स की वजह से। जो करंट के फ्लो होने की वजह से इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उन इफेक्ट्स की वजह से करंट को डिटेक्ट किया जा सकता है कि कंडक्टर के अंदर करंट है या नहीं है। अब इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा है केमिकल इफेक्ट। अब इन तीन इफेक्ट्स की वजह से करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या है। जब करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर तो आपको पता है कि करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये कल मैंने आपको बताया था कि करंट हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो वो कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ। ये भी कल आपको बताया था, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो उसके रास्ते में आने वाले एटम्स के साथ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो अपनी एनर्जी एटम्स को देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी एटम्स को देते हैं। तो रिजल्ट आता है कि एटम्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यानी एटम्स अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब एटम्स की जब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आप कहते हैं कि हीट H प्रोड्यूस हो, आई करंट अगर फ्लो हो उस कंडक्टर में से और उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस R है और टाइम t में करंट फ्लो हुआ है, तो आपको पता है कि एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, Q डेल्टा V। और Q इज इक्वल टू आई टी होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये आपने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ में। और करंट की डेफिनेशन से Q इज इक्वल टू आई टी, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है आई स्क्वेयर आर टी। और एनर्जी किस फॉर्म में आपके पास प्रोड्यूस हो रही है? हीट की फॉर्म में। तो हीट किसके इक्वल आएगी? आई स्क्वेयर आर टी के इक्वल आएगी। अब हीटिंग इफेक्ट के यूजेस क्या क्या हैं, कहां ये यूज हो सकता है? तो हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है, टोस्टर में यूज होता है, इलेक्ट्रिक कैटल्स में यूज होता है और इलेक्ट्रिक हीटर्स में ये हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। ये सारी चीजें आप रोजाना देखते हैं, यूज होने वाली चीजें हैं। तो इनमें इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? करंट जब किसी भी स्ट्रेट वायर, कॉइल या सॉलिनॉइड में से पास होता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, यानी वायर, कॉइल या सॉलिनॉइड के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि इस कॉइल या वायर या सॉलिनॉइड के अंदर कितना करंट है, और दूसरा डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर, यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा कॉइल या कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जितना कंडक्टर के करीब होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ज्यों ज्यों कंडक्टर से दूर मूव करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड
गैल्वानोमीटर में यूज होती है करंट को डिटेक्ट करने के लिए। आपको पता है गैल्वानोमीटर ऐसी डिवाइस है, ऐसा मीटर है जो करंट को डिटेक्ट करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए करंट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद मोटर्स, फैंस, ड्रिल मशीन्स और ग्राइंडर्स वगैरह में ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास केमिकल इफेक्ट। कुछ लिक्विड्स जैसा कि H2SO4, CuSO4 इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से, और इस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। केमिकल इफेक्ट्स, करंट के केमिकल इफेक्ट्स की वजह से लिक्विड के अंदर जो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं वो डिपेंड करते हैं कि लिक्विड किस तरह का है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इस लिक्विड में से। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डीकंपोजिशन, केमिकल डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन का मतलब है टूटना। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के टूटने के अमल को, करंट फ्लो होने की वजह से टूटने के अमल को आप इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। दोबारा सुन लें, करंट फ्लो होने की वजह से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डीकंपोजिशन के प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलिसिस यूज होती हैं। जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स यूज होती हैं, उनमें सबसे पहले है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? जो लिक्विड इस प्रोसेस में यूज होता है, इस सिस्टम में यूज होता है, जो कि इस कंटेनर में ये डॉटेड लाइंस में नजर आ रहा है, इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको रॉड्स नजर आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट को फ्लो कराते हैं। इन रॉड्स या कोई भी कंडक्टर वायर्स हो सकती हैं, इनको आप इलेक्ट्रोड्स कहते हैं जो बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो, इसको आप कहते हैं एनोड। और ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो, उसको आप कहते हैं कैथोड। और वो कंटेनर जिसके अंदर ये एनोड्स और इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, इस कंटेनर को आप कहते हैं वोल्टामीटर। इसको कहते हैं वोल्टामीटर। अब इसमें वर्किंग प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। सपोज करें कि ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट जो है वोल्टामीटर के अंदर पड़ा है, ये सॉल्यूशन है CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इलेक्ट्रोड्स दोनों के दोनों कॉपर के बने हुए हैं। एक एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और एक कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। जब बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो इन एनोड्स की वजह से इस इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होना शुरू होगा। जब करंट इस इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो होगा तो इस कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर पॉजिटिव 2 और सल्फेट नेगेटिव 2 ये आयंस बन जाएंगे। जब ये दोनों आयंस बनेंगे तो कॉपर पॉजिटिव 2 मूव करेगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड की तरफ मूव करेगा। और जब मूव करेगा तो ये रिएक्शन उस प्लेट के ऊपर होगा, एनोड के ऊपर होगा, यानी कॉपर पॉजिटिव 2 2 इलेक्ट्रॉन्स एनोड से लेगा, कैथोड से लेगा,
और क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, कॉपर +2 है। +2 का मतलब है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो यहां ये कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉपर बन जाएगा और इस कैथोड के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह SO4 -2 आयंस मूव करेंगे एनोड की तरफ। जब एनोड की तरफ मूव करेंगे तो कॉपर +2 आयन इस सल्फेट -2 आयन के साथ मिलेगा तो ये आपके पास CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है जी, SO4 -2 आयंस कॉपर +2 आयंस के साथ मिलेंगे। यहां इस एनोड से कॉपर +2 आयन निकलेंगे और सल्फेट -2 आयंस के साथ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। अब यहां पर क्या रिएक्शन होगा, कॉपर +2 प्लस सल्फेट -2 गिव्स अस कॉपर सल्फेट। अब जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो यहां से कॉपर इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा और यहां से कैथोड एनोड से कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता रहेगा। यानी एनोड से कॉपर इस सॉल्यूशन में आता रहेगा और सॉल्यूशन से कॉपर कैथोड की प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, यानी प्लेट के ऊपर जमा होता रहेगा। तो ये जितना कॉपर नेगेटिव प्लेट के ऊपर जमा होगा उतना ही कॉपर पॉजिटिव प्लेट से निकलकर सॉल्यूशन में आएगा। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में कॉपर की मिकदार सेम रहेगी, यानी इसमें कॉपर की डेंसिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब इसके यूजेस क्या हैं? इसका यूज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहां से इस सॉल्यूशन से कॉपर इस प्लेट के ऊपर जमा होना शुरू हो गया है, यानी इस प्लेट के ऊपर एक और कॉपर की प्लेट बनना शुरू हो गई है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस इन विच अ थिन लेयर ऑफ एन एक्सपेंसिव मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन अ चीप मेटल, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी महंगे मेटल की एक थिन लेयर एक सस्ती मेटल के ऊपर चढ़ा दी जाती है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सस्ती मेटल के ऊपर एक महंगी मेटल की कोई थिन लेयर चढ़ा दी जाए, इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यही प्रोसेस आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर निकलकर एक प्लेट के ऊपर जमा होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से महंगा जो भी आपके पास मेटल होगी वो किसी सस्ती मेटल के ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है, तो एक लेयर बन जाती है जिसको आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं।